हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर आज के सेशन में हम कंप्यूटर सब्जेक्ट के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बार बार ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आज का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन पूरे क्वेश्चंस को आज आप अच्छे से समझिएगा। काफ़ी डीपली इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये आज का हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट है। तो आइए यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर हुआ करता था उसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या उसमें उपयोग किया जाता था। आप जानते हैं कि जो अभी तक हमारे जो कंप्यूटर के जनरेशन्स हैं वो 5 जनरेशन जो अभी आने वाले कंप्यूटर हैं और जो अभी चल रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं और इससे पहले भी 4 जनरेशन इसकी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जनरेशन के मेन कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है कि जब पहला जनरेशन था उसमें मेन कंपोनेंट क्या यूज किया गया था। आपको बता दें कि जो पहला कंप्यूटर बना था वो काफ़ी बड़ा कंप्यूटर था। और बड़ा क्यों था, वो लगभग इतने साइज का बड़ा था कि लगभग 3 से 4 कमरे में उस कंप्यूटर के सारे पार्ट बन पाते थे। और अगर आप उस कंप्यूटर के माउस को कंपेयर करें तो आज के समय की जो एक चेयर होती है उतने साइज का माउस हुआ करता था। ये कंप्यूटर का साइज इतना बड़ा क्यों था, तो इसका सिर्फ एक ही कारण था कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हुआ करता था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब के यूज की वजह से काफी साइज उसका बड़ा हो जाता था और उसके जो बाकी के कंपोनेंट थे वो भी काफी बड़े हुआ करते थे। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो ज्यादा बड़ा हुआ करता था। इसके बाद अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर आया उस टाइम पर ट्रांजिस्टर जो है 1934 में ट्रांजिस्टर की जो खोज है वो हो चुकी थी। और 1934 में इस ट्रांजिस्टर की खोज की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है ये काफ़ी अच्छा इसमें सुधार देखने को मिला और काफ़ी साइज इनका कम हो गया ट्रांजिस्टर की वजह से। तो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। इसके बाद आते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट पर। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं, ये आईसी होती हैं। जिस प्रकार से अभी आप देखते होंगे कि एक आईसी होती है, कुछ इस तरीके की आईसी होती है, उसमें करीब 10 से 15 इस तरीके के पिन लगी हुई होती हैं। आपने बहुत बार देखा भी होगा इन्हें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह में देखते होंगे आप इसको। तो इस तरीके की आईसी हुआ करती हैं, इनका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है कि एक छोटी सी आईसी है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट इसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक जो हमारा मेन कंपोनेंट बनता है वो आईसी कहा जाता है। और ये आईसी जो थी वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज की जाने लगी थी, तो इसकी वजह से और छोटा साइज हो गया था। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाइएगा क्योंकि ये आपके क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि ये एक मटेरियल होता है। जैसे मटेरियल हमारे 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप देखते होंगे, कई बार आपने देखा होगा जो इस तरीके की प्लेट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, पीसीबी जिसको हम बोलते हैं, उस पीसीबी में जो कंपोनेंट बने हुए होते हैं या जो पीसीबी बनी हुई होती है वो भी सेमीकंडक्टर से ही मिलकर के बनी हुई होती है। तो इस प्रकार से आपको अगर वैक्यूम ट्यूब की बात की जाए तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किए जाते थे। इसके बाद ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये सेकंड जनरेशन में यूज किए जाते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट की बात की जाए तो ये थर्ड जनरेशन में यूज की जाती थी। इसके बाद आता था हमारा एक प्रकार से जिसको हम BLSI कहते थे। BLSI का मतलब वेरी लार्ज सिलिकॉन जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे वो हुआ करते थे। VLSI जो कि हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए जाते थे। इसके बाद आने लगे USLI जिसको हम ULSI अल्ट्रा जो हमारी साइज होती थी उसको और छोटा किया गया, इसको नैनो चिप में कन्वर्ट किया गया, इस प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक करके इनका मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल भी दी हुई है जिस टेबल से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो जनरेशन टाइम पीरियड चला है वो टाइम पीरियड भी यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे तो इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि आपके फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो किस टाइम पीरियड में इनका उपयोग किया जाता था।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो 1946 से लेकर के 1959 के बीच इनका यूज हुआ करता था। इसके बाद जो कि यूज किया जाता था इसमें मेन कंपोनेंट क्या, वैक्यूम ट्यूब को। इसके बाद आते हैं सेकंड जनरेशन यानी कंप्यूटर की इसकी दूसरी पीढ़ी आई। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, जो कि चली 1959 से 1965 के बीच, और इसमें यूज किया गया ट्रांजिस्टर को। इसके बाद आते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन जो चली वो 1965 से लेकर के 1971 तक चली, और इसमें क्या यूज किया जाने लगा, इसमें यूज किया जाने लगा आईसी। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हिंदी में एकीकृत चिप भी कहा जाता है। इसके बाद फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर, इनकी टाइम पीरियड जो रही वो 1971 से 1980 के बीच रही। तो ये कब आपके जो मेन कंपोनेंट इसमें क्या यूज किया गया, VLSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर थे ये इंटीग्रेटेड सर्किट से काफी छोटे रहने लगे। और इसके बाद अगर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो 1980 से लेकर के अब तक जो जनरेशन चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन चल रही है, और इसमें क्या यूज किया जाने लगा, अल्ट्रा लाइट सिलिकॉन माइक्रो प्रोसेसर। अल्ट्रा लाइट सिलिकॉन माइक्रो प्रोसेसर इसका यूज किया जाने लगा। और अभी आप जो यूज करते हैं जैसे इंटेल वगैरह के प्रोसेसर होते हैं तो ये इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये कंप्यूटर की जनरेशन रही है। यहां से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इन्हें या तो आप नोट कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है आपसे यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब ये यूएसबी होती क्या है आखिरकार, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए यूएसबी एक प्रकार का पोर्ट होता है जो कि पेरीफेरल पोर्ट कहलाता है। पेरीफेरल क्या होते हैं, अब आप इसको समझिएगा। पेरीफेरल का मतलब होता है कि जैसे आपका जो कंप्यूटर होता है उसके अगर आपने सीपीयू को देखा होगा तो सीपीयू के अंदर जो डिवाइस होती हैं, जितने भी उसमें कंपोनेंट लगे हुए होते हैं वो उसके इंटरनल कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद उसमें यूएसबी पोर्ट होती हैं, यूएसबी पोर्ट होती हैं और भी पोर्ट होती है, बीजीए पोर्ट होती है एक प्रकार की। इसके बाद एक ईथरनेट पोर्ट होती है, इसके बाद एक जैक पोर्ट भी होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग पोर्ट होती हैं। तो ये जो बाहर पोर्ट लगी हुई होती है आपने बाहर से देखा होगा, कभी भी आपने यूज किया होगा, जैसे आप मेमोरी कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें एक कार्ड रीडर लगता है, कार्ड रीडर लगता है, या फिर आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं या कोई और भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं, जैसे माउस को ही कनेक्ट करते हैं। तो वो किसके माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं आप, वो करते हैं आप यूएसबी पोर्ट के माध्यम से, वो कहलाती है यूएसबी पोर्ट। और जैसे हम माउस को बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, माउस हमारी एक पेरीफेरल डिवाइस कहलाती है। ध्यान रखना इस बात को, इस क्वेश्चन जो है वो एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरीफेरल जो डिवाइस होती है वो क्या होती हैं। हालांकि मैं इसका पूरा कोर्स भी आपको लेकर के आने वाला हूं, बहुत अच्छे से इसको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, हर एक चीज आपको कंप्यूटर में बहुत अच्छे से क्लियर कराई जाएगी। तो पेरीफेरल का मतलब क्या होता है कि वो डिवाइस जो हम कंप्यूटर में बाहर से जोड़ते हैं, जैसे कि माउस हो गया, तो माउस को हम यूएसबी केबल के माध्यम से बाहर से जोड़ रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि माउस हमारा जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का उसके अंदर ही है, नहीं, वो बाहर से जोड़ा गया है। या फिर कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड भी हम अपना जो कंप्यूटर है उसमें यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं। तो कीबोर्ड भी क्या हो गया, हमारा एक प्रकार का पेरीफेरल डिवाइस हो गई, या पेन ड्राइव हो गई, या इसके अलावा प्रिंटर हो गया, या इसके अलावा स्कैनर हो गया, या इसके अलावा कोई भी और जितनी भी डिवाइस होती हैं, अगर वो सीपीयू के अंदर नहीं बल्कि हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं तो उनको पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। एक प्रकार से पेरीफेरल डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनको अगर हम कनेक्ट ना भी करें तब भी हमारा कंप्यूटर रन रहता है। ठीक है, हालांकि हम उसमें काम कर पाते हैं, नहीं भी कर पाते हैं कई बार। पेरीफेरल जैसे कि माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया, उनका तो बहुत जरूरी आवश्यकता होती है, उनके बिना तो कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं हो पाता, इसको हम रन नहीं कर पाते, चला नहीं पाते। हालांकि पेरीफेरल डिवाइस के अंतर्गत अगर हमारे पास प्रिंटर नहीं भी है तब भी हमारा कंप्यूटर अच्छे से चलता है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि पेरीफेरल डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के बाहर से कनेक्ट की जाती हैं। तो ये किसके माध्यम से कनेक्ट की जाती हैं, ये यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट की जाती हैं। जहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा एक यूएसबी पोर्ट दिखाया गया है, कुछ इस तरीके का होता है, अभी भी आप देख पा रहे होंगे। ये ऐसा होता है जैसे हमारे मोबाइल की चार्जर वगैरह होते हैं ना, वो भी यूएसबी पोर्ट वाले ही होते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूएसबी का पूरा नाम यू से होता है यूनिवर्सल, एस से होता है सीरियल, और बी से होता है बस। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिएगा
कि ये जो इसका इन्वेंशन है, यानी कि इसको कब बनाया गया था, तो ये बनाई गई थी 1994 में। किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी इसके लिए अजय भट्ट के द्वारा। अजय भट्ट के द्वारा इसको बनाया गया था, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। और जो अजय भट्ट है ये एक भारतीय है और इनके द्वारा 1994 में बनाया गया था। और ये एक इंटेल जो कंपनी होती है ना, हमारी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, आपने नाम सुना होगा इसका। तो इंटेल जो कंपनी है इसके अंदर ये अजय भट्ट जो है ये जो जॉब करते थे और इनके द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया। तो ये क्या कहलाती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और पता है आपको ये यूनिवर्सल सीरियल बस है, इसके माध्यम से हम 127 प्रकार के अलग अलग जो हमारे कंप्यूटर के अलग अलग डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट कर पाते हैं। तो बहुत ही, इसीलिए यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वत्रिक। सार्वत्रिक का मतलब कि सभी जगह उपयोगी होने वाली चीज है ये। तो 127 बहुत सारी डिवाइस होती हैं, तो इसके माध्यम से हम लगभग 127 डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इतनी सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने बहुत डिटेल से इस क्वेश्चन का लगभग पोस्टमार्टम ही कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। देखिए, मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी होती है हमारी दो प्रकार की। पहले होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, फिर होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गई, प्राइमरी हो गई एक प्रकार की और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद भी मेमोरी जो होती है उनके जो काम करने की, जो अगर बात करें कि वो किस तरीके से काम करती हैं, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो वो दो प्रकार की हो जाती है। एक हो जाती है वोलेटाइल मेमोरी और एक हो जाती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, और इसका तीसरा प्रकार भी कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं, पर मेनली इसको दो प्रकार में ही डिवाइड किया जाता है, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। अगर मैं इसके तीसरे प्रकार की बात करूं तो वो होता है वर्चुअल मेमोरी। एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम वोलेटाइल मेमोरी की बात कर लेते हैं। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है कि जैसे आपके कंप्यूटर जब तक ऑन है, यानी कि उसमें जब तक पावर दी जा रही है, सप्लाई ऑन है जब तक, यानी कि उसमें जब तक हम लाइट दे रहे हैं, जो कि हमारी लाइट सप्लाई से आ रही है, तब तक जो मेमोरी काम कर रही है और उस मेमोरी में जो डेटा स्टोर है वो कहलाता है आपका वोलेटाइल मेमोरी। फिर से समझिएगा इस बात को कि जैसे मान लीजिएगा आपने कंप्यूटर को ऑन किया, ऑन करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिएगा पीपीटी बना रहे हैं। जैसे ये वाली पीपीटी है, मैं यही पीपीटी बना रहा हूं मान लीजिएगा। तो ये पीपीटी बना रहा हूं, तो इस पीपीटी को बनाने के लिए जिसमें डेटा सेव हो रहा है वो किसमें डेटा सेव हो रहा है, वो हो रहा है रैम में। ठीक है, यानी कि रैम क्या कर रहा है, इस पीपीटी पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है उसके सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो जितनी भी मेमोरी की आवश्यकता है उसके अंदर वो मेमोरी ऑपरेट हो रही है। इसके बाद क्या होता है कि पावर कट हो जाता है और मैंने वो पीपीटी सेव नहीं की है मान लीजिएगा, खैर ऑटो सेव भी हो जाती है, पर मान लीजिएगा कि मैंने उसको सेव नहीं किया है, तो क्या होगा कि जो प्रोग्राम इसमें रन हो रहा था, रैम में जो प्रोग्राम रन हो रहा था वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने का मतलब उसमें से डेटा अपने आप डिलीट हो जाएगा अगर पावर कट हो जाता है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जब कंप्यूटर में जब तक पावर दी जाती है तो उस टाइम तक इसमें डेटा सेव रहता है, उसके बाद जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ कर दी जाती है तो फिर वो डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। ठीक वैसे ही नॉन वोलेटाइल की बात करें, नॉन वोलेटाइल की अगर मैं बात करूं तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें अगर हम पावर सप्लाई बंद भी कर दें तब भी इसमें डेटा जो होता है वो सेव बना रहता है। जैसे कि हमारे नॉर्मल मेमोरी कार्ड होते हैं ना, उसमें जैसे जिसमें हम अपनी म्यूजिक वीडियो या फिर बहुत सारी फाइल्स वगैरह को रख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर लाइट चली भी जाए, पावर कट हो भी जाए, तो उसमें डेटा उतना सेव रहता है, उससे डेटा ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता है जब तक हम उसको डिलीट ना करें। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट कि नॉन वोलेटाइल क्या होता है और वोलेटाइल क्या होता है। ठीक है, तो वोलेटाइल वो मेमोरी होती है जिसमें पावर सप्लाई अगर बंद हो जाए तो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। रोम की बात करें तो रोम क्या होती है, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये रीड ओनली मेमोरी जो होती है ROM, जिसको हम रोम कहते हैं, ये नॉन वोलेटाइल कैटेगरी की होती है, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद HDD की बात करें तो इसको कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है उसमें क्या होता है कि उसमें
आपका जो बहुत ज़्यादा डेटा होता है, 500 जीबी तक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, 1 जीबी तक भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। और ये एक प्रकार की ड्राइव होती है जिसमें 3-4 सर्कल की टाइप की जो होती हैं वो लगी हुई होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल से उसमें बताऊंगा जब इसकी थ्योरी बताऊंगा। इसके बाद बात करते हैं एसएसडी की। तो एसएसडी क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है? जैसे आपकी चिप होती है ना, मोबाइल फोन में यूज करते होंगे आप लोग, तो जो जैसी चिप होती है ना, ठीक वैसे ही कंप्यूटर में भी एक चिप ऐसी यूज की जा सकती है, वो भी हार्ड डिस्क की जगह। हालांकि ये बहुत महंगी होती है। तो ये एसएसडी होती है। तो ये एसएसडी हो गई, एचडीडी हो गई या रोम हो गई, ये तीनों आपकी किसी मेमोरी हो जाएंगी, ये तीनों आपकी नॉन वोलेटाइल हो जाएंगी। जबकि अगर वोलेटाइल की बात करें तो वोलेटाइल आपकी क्या हो जाएगी? वोलेटाइल हो जाती है आपकी रैम, ठीक है। अब यहाँ पर हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, जो कि आपको अभी मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, वोलेटाइल क्या होती है, नॉन वोलेटाइल क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी की अगर बात करें तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? जैसे आपका कोई प्रोग्राम है, वो आपका यहाँ पर सेव है आपके हार्ड डिस्क में। अब आपने कंप्यूटर को ऑन किया, कंप्यूटर को ऑन करने के बाद आपने कोई प्रोग्राम को चलाया। प्रोग्राम चलाने का मतलब क्या हुआ कि आपने मान लीजिएगा एमएस वर्ड ओपन किया। एमएस वर्ड को ओपन किया तो उसमें जो प्रोग्राम के लिए जो स्पेस चाहिए था, जो डेटा चाहिए था, वो कहाँ से आ गया? वो यहाँ पर हार्ड डिस्क से आपका यहाँ पर एक रैम मेमोरी होती है उसमें आ गया। तो इसको क्या कहा जाता है? वर्चुअल मेमोरी बना लिया जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये 3 प्रकार की मेमोरी होती हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसको थ्योरी में बहुत अच्छे से और अच्छे से इसको क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम का वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम किस प्रकार रन करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसको नियंत्रित करता है, उस प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है? यहां पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो प्रोग्राम का समूह क्या होता है? प्रोग्राम का समूह का मतलब, जैसे कि कोई चीज आपके यहाँ पर कंप्यूटर में रन होनी है तो बहुत सारे उसमें प्रोग्राम होते हैं। हर एक प्रोग्राम का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। और प्रोटोकॉल से मतलब क्या हुआ कि नियमों का समूह होता है। नियमों का समूह का मतलब कि कोई चीज बहुत नियमबद्ध तरीके से चले, उसे नियमों का समूह या फिर प्रोटोकॉल कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रोग्रामों का एक समूह है, बहुत सारे प्रोग्राम इसमें बने हुए हैं जो कि कंप्यूटर को किस प्रकार चलाना है ये बताते हैं, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है ये बताते हैं, और कंप्यूटर को कंट्रोल कैसे करना है ये भी बताते हैं। तो इसे को क्या कहते हैं? इस वाले प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है? ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने सुना होगा विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये क्या होता है? ये प्रोग्रामों का समूह होता है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में, उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, उसके डेटा को कंट्रोल करने में, जितना भी उसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो करता है। एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अलावा लाइनक्स भी होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक भी होता है। तो ये एक एक करके भी इन सबको हम अपनी थ्योरी में अच्छे से देखते हैं। इसके बाद कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर अभी आपको बताया, कंप्यूटर तो आप सब जानते ही हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो जिसमें बहुत अलग अलग पार्ट होते हैं, जो हमारे डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो उसके आधार पर वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके आउटपुट देगा। तो यही तो कंप्यूटर है। इसके बाद होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। कंपाइलर का मतलब होता है, जैसे हम कंप्यूटर के लिए कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, लिखने का मतलब क्या हुआ? आपने कोई प्रोग्राम बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रोग्राम लिखना तो होगा ना। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मुझे यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनानी है, या मुझे यहाँ पर अपने पास मेरे घर पे यहाँ पर एक प्लॉट है, ठीक है। अब इस प्लॉट में मुझे अपना घर बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम मैपिंग करेंगे ना। मैप करने का मतलब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कहाँ पर इसमें रूम बनाने हैं, कहाँ पर इसकी किचन बनेगी, कहाँ पर इसका हॉल बनेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? मैपिंग करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए प्रोग्राम को सबसे पहले लिखना होता है। प्रोग्राम को लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? हम तो अपनी भाषा में लिखेंगे ना, जैसे हमारी इंग्लिश भाषा है या हिंदी भाषा है। मान लीजिएगा नॉर्मली इंग्लिश यूज की जाती है प्रोग्राम लिखने में। तो अब कंप्यूटर तो आपकी इंग्लिश जानता नहीं है, वो तो मशीन की लैंग्वेज जानता है ना, कि जो प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और वो मशीन की लैंग्वेज जानता है, कोडिंग वगैरह जानता है। तो अब आपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर को लिख दिया। सॉफ्टवेयर को लिखने के बाद मान लीजिएगा ये ही आपका सॉफ्टवेयर लिख गया, ठीक है ना। ये एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर जो आपको प्रोग्रामिंग करनी है, वो आपने यहाँ पर पूरी कोडिंग कर ली।
अब इसके बाद आपको कंप्यूटर को देना है, ये सारी चीजें कंप्यूटर को देनी है। तो कैसे देंगे आप? कंपाइलर के माध्यम से देंगे। और कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, जो कि आपकी ये नॉर्मल जो भाषा है, आसान भाषा है, इसको क्या कर देगा, मान लीजिएगा ये पूरी प्रोग्राम की भाषा है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर एक एक चीज और ध्यान रखना कि ये क्या करेगा कंपाइलर, जैसे ये मैंने पूरा प्रोग्राम बना लिया, इतना प्रोग्राम बना लिया, अब मैंने इसको कंप्यूटर में दिया, तो ये क्या करेगा कि पूरे को एक साथ एक ही बार में ट्रांसलेट कर देगा। ट्रांसलेट करने का मतलब इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो वो क्या होता है? आपका कंपाइलर होता है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर को समझ लीजिएगा। इंटरप्रेटर होता है वो भी आपका कंपाइलर की तरह ही होता है, यानी कि इंटरप्रेटर भी एक प्रकार का कंपाइलर है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि इंटरप्रेटर क्या करेगा, अगर मैं इंटरप्रेटर के माध्यम से अपने इस पूरे प्रोग्राम को जो मैंने लिखा हुआ है इसको अगर मैं देता हूं, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा कि इसकी एक एक लाइन को कन्वर्ट कर पाएगा। कंपाइलर क्या कर रहा था? पूरा एक साथ कन्वर्ट कर दे रहा था मशीन लैंग्वेज में, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहले इस लाइन को कन्वर्ट करेगा, पूरी लाइन को, फिर इसके बाद एक एक करके, मतलब कि इस तरीके से इसको 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 इस तरीके से ये काम कर पाएगा। तो यहाँ पर आप दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ गए होंगे। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? वो हुआ हमारे इस क्वेश्चन का ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर हमें रैंडमली जाना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? ये क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से है? ये क्वेश्चन है आपका एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड आपके सब्जेक्ट में है, काफी डिटेल से मैंने आपको इसको पढ़ाया भी है, और एक बार मैं फिर से पढ़ा दूंगा। अब की बार मैं इसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताऊंगा, जैसे कि अभी आपके क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो और अच्छे से आपको समझ आ पाएगा। तो एमएस वर्ड जो है वो किसका पार्ट होता है? वो पार्ट होता है एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या होता है? एमएस ऑफिस में मुख्यतः 5 प्रकार के सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। पाए जाने का मतलब कि इसमें 5 सॉफ्टवेयर रखे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं एमएस ऑफिस के, लेकिन 5 सबसे ज्यादा उपयोगी सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार इनको समझ लीजिएगा। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और एमएस आउटलुक। ये 5 प्रकार के एमएस ऑफिस के अंतर्गत सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। तो इसी में से एमएस ऑफिस में एक पार्ट होता है एमएस वर्ड का। तो ये क्वेश्चन यहीं से है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एमएस वर्ड में अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, एमएस वर्ड ओपन कर लीजिएगा, मान लीजिएगा, तो ये एमएस वर्ड हो गया। अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। डॉक्यूमेंट बनाने के मतलब यहाँ पर टाइपिंग कर रहा हूँ, कोई इमेज लगा रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपकी जो बुक होती है ना, वो एमएस वर्ड पर ही टाइप की जाती हैं। आपने बुक वगैरह देखी होंगी जो नॉर्मली यूज करते हैं आप लोग, वो एमएस वर्ड में सबसे पहले टाइप की जाती हैं, वहीं पे इनका फॉर्मेट तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद प्रिंट करवाया जाता है। तो ये एमएस वर्ड हो गया, मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया, बहुत सारा पैराग्राफ लिख लिया, बहुत सारा। अब मेरा कर्सर यहाँ पर है या बीच में कहीं पर है, मुझे लास्ट में जाना है, तो क्या करूंगा? अब मैं कर्सर के लिए एरो की तो यूज नहीं करूंगा, कि एरो की यूज करके, जो एरो की होती है कीबोर्ड में, उनसे बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कि आप लास्ट में पहुंच सकते हैं इसके लिए। और शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एंड अगर आप प्रेस करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट में रेंडमली लास्ट में पहुंच जाएंगे, सबसे लास्ट में, जहां पर आपका लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन होगी और लास्ट वर्ड होगा, वहां पर आप इसमें पहुंच जाएंगे। यहां पर देख सकते हैं कंट्रोल और एंड कौन सा होता है? ये होता है आपका कीबोर्ड में, आपने देखा भी होगा, ये पार्ट जो है वो कंट्रोल होता है। हालांकि ये 2 जगह पाया जाता है, एक स्टार्टिंग में पाया जाता है, स्टार्टिंग में, जस्ट स्टार्टिंग में नहीं होता एक्चुअली में ये, हाँ बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग में होता है। फिर उसके बाद वहां पर एक आपका सेकंड टैब होता है, वो विंडो वाला होता है, उसके बाद ऑल्ट टैब होता है, कंट्रोल के ऊपर शिफ्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक कंट्रोल का पॉइंट जो आपका जो बटन है वो यहाँ पर भी पाया जाता है लास्ट में, कुछ इस तरीके से एरो की के पास, ये एरो की है ना, यहाँ पर एक कंट्रोल बटन पाया जाता है। तो जब हम क्या करेंगे, लास्ट में जाना है हमें, तो कंट्रोल और एंड, इन दोनों को एक साथ जब हम प्रेस कर देंगे तो हम अपने लास्ट वाले पैराग्राफ के लास्ट पेज के लास्ट वर्ड पर पहुंच जाएंगे। समझ गए इस बात को? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अब एफटीपी क्या होता है? एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पर आपका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, फाइल को ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया एक प्रकार का, ये क्या होता है?
प्रोग्रामों का नियमबद्ध समूह होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए नियमों का समूह होता है। जैसे हमारा मान लीजिएगा, हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, तो उसमें हर एक चीज नियमबद्ध तरीके से दी गई है ना। जैसे राष्ट्रपति की अगर आप निर्वाचन को ही देख लें, अगर हमारे देश में अगर राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो उसके लिए संविधान में सारी चीजें नियमबद्ध तरीके से दी गई हैं कि इस आर्टिकल में राष्ट्रपति का ये है, उसमें ये सारी चीजें हैं, फिर ऐसे चुनाव होगा, फिर ऐसे। तो वही इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे सॉफ्टवेयर भी बनते हैं ना, तो उसमें सारी चीजें हमें समूहबद्ध नियमबद्ध तरीके से उसमें बतानी होती हैं कि ये किस तरीके से रन करेगा, इसमें ये वाला अगर बटन ओपन करेंगे तो क्या ओपन होगा, इस तरीके से। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है। तो क्या है, ये फाइल को ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल है। अगर हमें अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करना है तो हम एफटीपी का यूज करते हैं। जैसे ब्लूटूथ होती है ना, ठीक वैसे ही एफटीपी भी होता है। ब्लूटूथ वगैरह आपने यूज किया होगा, उसमें आप अपने जो एक फाइल है दूसरी फाइल कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में आप उसको सेंड कर रहे हैं तो ब्लूटूथ को यूज करते हैं। वो क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही एफटीपी भी होता है और ये कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है। अधिकतर इसका जो यूज है वो इंटरनेट में यूज किया जाता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसको यूज किया जाता है। ये भी आपके सिलेबस में है, काफी अच्छे से मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। एक बार मैं फिर से इसको और अच्छे से कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ईमेल जो होता है ना, ईमेल के द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ईमेल यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इसके प्रोटोकॉल की बात की गई है। प्रोटोकॉल मतलब वही हो गया आपका नियमों का समूह, यानी कि ईमेल जाना है तो कैसे जाएगा आपका, किस किस तरीके से आपका फॉलो करेगा, ये कौन कौन से प्रोग्राम को फॉलो करना होगा इसको। तो वही कहा गया है कि इसके लिए कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो यूज किया जाता है। तो ईमेल के लिए प्रोटोकॉल यूज किया जाता है कौन सा, यहां पर ईमेल के लिए भी यूज किया जाता है एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए पहले यहां पर ऑप्शन में दिया गया है एच टी टी पी। एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म भी एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं जितने भी यहाँ पर आपके ऑप्शन के अनुसार आ रहे हैं मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। और इसी तरीके से हम आगे की मॉक टेस्ट में भी 10-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले करते हुए बढ़िया तरीके से इनका एकदम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एच टी टी पी का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर, सॉरी यहाँ पर होता है आपका एच टी टी पी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पर क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहां पर लिख नहीं पा रहा हूं पर आप इसे लिख सकते हैं अपनी जगह कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। इसके बाद आपका एफटीपी होता है जिसको हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं आपको। और एक होता है आपका यूटीपी। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और यूटीपी क्या है, यूटीपी प्रोटोकॉल नहीं है बल्कि ये एक प्रकार की केबल है। तो इसको कहते हैं अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। जैसे आपकी नॉर्मली घरों में जो यूज की जाती है ना, वो अनसील्ड होती है, ट्विस्टेड भी होती है, तो उसको अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है। और टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इस तरीके से सभी के आपको यहाँ पर फुल फॉर्म याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल जो है उसके एक्सटेंशन का नाम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर एमएस एक्सेल जो है उसके एक्सटेंशन का नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखना था एक्चुअली में, तो उसके एक्सटेंशन का नाम क्या होता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएस एक्सेल के एक्सटेंशन के नाम के लिए एक्सटेंशन नाम क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे आप कोई फाइल होती है आपकी, फाइल में क्या होता है कि फाइल के पीछे उसके बाद में डॉट, इस तरीके से डॉट लिखा हुआ होता है, आपने देखा होगा। फिर MP3 लिखा हुआ होता है, ऐसी फाइल होती है, या फिर MP4 लिखा होता है, या फिर PDF लिखा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये फाइल के टाइप को बताता है कि ये फाइल आखिर है किस प्रकार की और इसको किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में ओपन होना है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताती है। और उस सॉफ्टवेयर को बताती है कि इसमें ये ओपन होगी। तो इसी तरीके से अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट को बनाया है एमएस एक्सेल में बनाया है, तो जो एमएस एक्सेल है उसके बाद उसका जो एक्सटेंशन नाम होगा वो क्या होगा, तो इसका एक्सटेंशन नाम होता है .xls। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। पीडीएफ क्या होता है, तो नॉर्मली आप पीडीएफ वगैरह यूज करते हैं जिसको हम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, अगर हम
MS एक्सेल के लिए बात करें तो ये XLS होता है, एक्सेल से आप इसको मैच कर सकते हैं। और अगर डॉक की बात करें तो ये डॉक होता है डॉक्यूमेंट के लिए, और डॉक्यूमेंट क्या होता है आपका MS वर्ड, यानी कि डॉक्यूमेंट किस में तैयार होते हैं आपके MS वर्ड में। तो ये डॉक्यूमेंट किसके लिए है, MS वर्ड के लिए होता है। और डॉक्स भी जो होता है ना, वो भी क्या होता है आपके MS वर्ड के लिए ही होता है। तो ध्यान रखना, जो डॉक है उसकी अगर हम बात करें तो ये MS वर्ड के लिए यूज किया जाएगा, और डॉक्स भी MS वर्ड के लिए यूज किया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों MS वर्ड के लिए यूज किए जाते हैं। ये किसके लिए, MS एक्सेल के लिए। PDF तो आपका PDF के लिए ही यूज किया जाता है। और जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसके लिए PPT यूज किया जाता है, यानी कि डॉट PPT, इस तरीके से। नेक्स्ट है, इनमें से वेब ब्राउजर का प्रकार है। वेब ब्राउजर आपको बताना है कि कौन कौन सा जो वेब ब्राउजर है ये आपको बताना। वेब ब्राउजर क्या होता है, ये एक प्रकार से ऐसी वेबसाइट होती है, हालांकि ये वेबसाइट ही होती है, एक प्रकार की वेबसाइट होती है जिसमें अलग अलग टूल दिए हुए होते हैं, जो कि आपको इंटरनेट की ब्राउजिंग करने में आपको आसानी होती है इनके माध्यम से। जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स हो गया, आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है आपका मोजिला फायरफॉक्स, इस तरीके से आपने यूज भी किया होगा। इसके बाद आपका सेकंड होता यहाँ पर है गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम भी आपका एक वेब ब्राउजर होता है, इस तरीके से इसका लोगो होता है, आपने देखा भी होगा। इसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ पर क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये भी इस तरीके का होता है, इसका भी लोगो आप देख सकते हैं ये। तो ये लोगो क्या है, इस तरीके से है। तो ये तीनों के जो तीनों के तीनों हैं, ये क्या है आपके वेब ब्राउजर होते हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इनमें से सर्च इंजन क्या होता है। अब सर्च इंजन क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार की वेबसाइट होती है जिनके माध्यम से आप क्या करते हैं, सर्च इंजन के माध्यम से, इसमें बहुत सारी वेबसाइटों की सूचना इसके माध्यम से प्राप्त की जाती है। जैसे आप गूगल यूज करते हैं, ठीक है, तो गूगल भी एक सर्च इंजन है, google.com। इसके अलावा याहू भी है, गूगल इस तरीके से आप बहुत बार यूज भी करते हैं, गूगल से सभी लोग जानते हैं गूगल के बारे में। याहू भी होता है, याहू इस तरीके का इसका लोगो होता है, कभी आपने यूज किया भी होगा इसको शायद। तो याहू के माध्यम से अभी आप अपने जो है सर्च इंजन की तरह इसका यूज कर सकते हैं, ये सर्च इंजन ही होता है। और इसके अलावा बिंग भी होता है, ये बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, तो विंग भी होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे आपके आंसर, ये तीनों के तीनों आपके आंसर बन जाएंगे, इसलिए क्या आंसर कहेगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरीके से और भी हमारे मॉक टेस्ट आएंगे, जिनके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हम और भी आपके लिए इसी तरीके के क्वेश्चंस को लेकर के आएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।